वेलकम बैक नाउ द क्लासेस। तो ये है हमारी लर्निंग एंड टीचिंग की सीरीज़। तो इस वाली सीरीज़ के अंदर हम यूनिट 2 के अंदर जितनी भी थ्योरीज हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। पिछली वाली वीडियो के अंदर हम डिस्कस करा था ट्रायल एंड एरर मेथड, साथ में हमने लॉज ऑफ लर्निंग की भी बात करी थी जो थॉर्नडाइक ने दिए थे। इस वाली वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लासिकल कंडीशनिंग जो पावलो ने दी थी। इसको कंडीशनिंग थ्योरी भी बोलती है। इसको पावलोस कंडीशनिंग थ्योरी तो बोलते ही है, साथ में इसको क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी भी बोलते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। अगर क्लासरूम में कभी ऐसा हो, बेल बजती ही स्टूडेंट ऑटोमेटिकली खड़े हो जाते हैं, या फिर टीचर का नाम सुनते ही कुछ स्टूडेंट सीरियस हो जाते हैं, ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये कंडीशनिंग का रिजल्ट है। कंडीशनिंग एक लर्निंग प्रोसेस है जहाँ पर बिहेवियर को स्टिमुलस के अकॉर्डिंगली एक इस तरह को उनके नर्वस सिस्टम में एक कनेक्शन इस्टेब्लिश किया जाता है कि हमेशा वो रिस्पॉन्स जो होता है कनेक्टिव डेवलप होता है। अगर कोई स्टिमुलस बार बार दिया जाए तो उसके साथ एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्स अटैच हो जाता है। इसी को कंडीशन बिहेवियर कहते हैं। एग्जाम्पल, अगर हर बार क्लास टेस्ट के बाद टीचर चॉकलेट दे तो स्टूडेंट टेस्ट को पॉजिटिव चीज़ से रिलेट करने लग जाते हैं। तो जो जेम्स ड्राइवर थे, उनके अकॉर्डिंग कंडीशनिंग का मतलब है एक ऐसा प्रोसेस जहाँ रिस्पॉन्स की नए स्टिमुलस से भी जोड़ा जा सके। जैसे इनिशियली स्टूडेंट सिर्फ मार्क्स के लिए खुश होता है, लेकिन बाद में टीचर की प्रेज से भी उतना ही खुश हो जाता है। तो इसको बोलते हैं कंडीशनिंग। और जो कंडीशनिंग होती है इसको एक लर्न बिहेवियर भी कहते हैं, क्योंकि हमेशा वही सेम सेट ऑफ जो रिस्पॉन्स है वो जनरेट होता है। तो वो रिस्पॉन्स है एसोसिएटेड रहता है किससे, स्टिमुलस से। मतलब स्टिमुलस है तो उससे एसोसिएट करके रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा है, इसको हम बोलते हैं कंडीशनड। अब जो दो चीज़ें होती है, एक स्टिमुलस होता है और दूसरा रिस्पॉन्स होता है। स्टिमुलस वो होता है जो ट्रिगर करवाता है, और रिस्पॉन्स वो होता है जो बिहेवियर उसके अकॉर्डिंगली आता है। रिपीटेड एसोसिएशन से लर्निंग होती है। एग्जाम्पल, टीचर का स्ट्रिक्ट टोन एक स्टिमुलस है और स्टूडेंट का साइलेंस होना उसका रिस्पॉन्स है। तो ये जो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स है इसके थ्रू ही एक बिहेवियर को कंडीशन किया जाता है। इसलिए इस कंडीशन को थ्योरी ऑफ कनेक्टिज्म या एसोसिएशन भी बोलते हैं। अगर हम बेसिक आइडिया देखें तो स्कूल में बेल बजती है ब्रेक टाइम पे, कुछ ही देर बाद बेल सुनते ही जो बच्चे होते हैं वो एक्साइटेड हो जाते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे पावलोस की क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरीज। इवान पावलो ने बताया था कि लर्निंग एसोसिएशन के थ्रू होती है। आर्टिफिशियल स्टिमुलस से भी नेचुरल रिस्पॉन्स आ सकता है, और अगर उसको रिपीटेडली नेचुरल स्टिमुलस के साथ जोड़ा जाए। मतलब टीचर क्लैप करता है अटेंशन के लिए, इनिशियली स्टूडेंट रिएक्ट नहीं करते, बट रिपीटेड उसे क्लैप करने से साइलेंस हो जाते हैं। तो ये कुछ कंडीशनिंग है कि किस तरह जो है जो बच्चे हैं या फिर कोई भी पर्सन है वो रिस्पॉन्ड करता है स्टिमुलस को। अब हमने पढ़ना है पावलोस का डॉग एक्सपेरिमेंट। तो पावलो ने क्या करा, सबसे पहले एक नेचुरल सिचुएशन ली, मतलब फूड दिया, और जब फूड को देखी जो डॉग है ना उसके मुंह से स्लाइवा निकला। तो जो फूड था ना वो एक नेचुरल स्टिमुलस था, और जो उसने उसके रिजल्ट में स्लाइवा प्रोड्यूस करा वो था उसका नेचुरल रिस्पॉन्स। तो हमने दो चीज़ें पढ़ी, एक वो जो फूड आया और दूसरा जो स्लाइवा से क्रिएट हुआ। जो फूड था वो क्या था, स्टिमुलस, और जो स्लाइवा निकला वो क्या था, उसका रिस्पॉन्स था। तो हमने यही क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी में पढ़ना है। अब हम पढ़ेंगे धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या। तो जैसे मैं पता कि पावलो ने क्या करा, एक्सपेरिमेंट डॉग पे करा था 19th सेंचुरी में। इसमें इसने कनेक्शन दिखाया था स्लाइवा और दो डाइजेस्टिव प्रोसेस में। उसने क्या करा, एक छोटा सा होल करा था उसके थ्रोट के अंदर, वहाँ पर एक ट्यूब अटैच करी। जैसे ही जो जब वो खाने को देख के वो स्लाइवा रिलीज़ करता था, वो स्लाइवा जो था वो पॉट में इकट्ठा हो जाता था। सबसे पहले इसने क्या करा, डॉग को 24 आवर्स के लिए इसने हंग्री रखा था, उसको कुछ खाने के लिए दिया था, और उसको एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट से टाई करके खड़ा कर दिया था एक साउंड प्रूफ रूम में। अब हुआ क्या, जैसे ही डॉग को फूड दिया गया, फूड ने क्या, उस फूड को देख के स्लाइवा रिलीज हुआ, जैसे हमने वो बात करी। तो ये एक नेचुरल रिस्पॉन्स था, किसको देख के स्लाइवा रिलीज करा था, फूड को देख के। तो ये एक नेचुरल स्टिमुलस था। जैसे स्टूडेंट को अच्छे मार्क्स मिलते हैं तो वो हैप्पी होता है, बिल्कुल वैसे इसको स्टिमुलस और रिस्पॉन्स कहते हैं। फिर इसने क्या करा, सेकंड केस में क्या करा, उसको उसी प्रोसेस को रिंगिंग बेल के साथ अटैच कर दिया। तो मतलब उसको पता लग गया जब भी बेल बजती थी ना तो उसके कुछ सेकंड बाद उसको खाना मिलता था। तब होने क्या लगा, ये जो आर्टिफिशियल स्टिमुलस था बेल बजना, अब हमेशा उसके कुछ सेकंड बाद ना जो डॉग है उसको भूख लगने लग जाती थी। तो ये हो जाता था नेचुरल स्टिमुलस, और इसके कारण जो है वो स्लाइवा सेक्रेट करने लग जाता था। लेकिन जब स्टार्टिंग में हुआ था तो वो क्या हुआ था, वो स्लाइवा सेक्रेट नहीं कर रहा था। और एक दो बार क्या हुआ कि जब बेल बजी थी
इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम द डॉग बिगेन टू एसोसिएट रिंगिंग ऑफ बेल विद फूड। मतलब स्टार्टिंग में ऐसा कुछ नहीं हुआ, धीरे धीरे बार बार यही सेम प्रोसेस रिपीट करने के बाद उसने डॉग ने उस बेल को फूड के साथ एसोसिएट कर लिया था। जैसे टीचर अटेंडेंस लेते वक्त स्माइल करती है तो स्टूडेंट अटेंडेंस को पॉजिटिव फील कराते हैं। फिर थर्ड स्टेप में क्या हुआ, सिर्फ बेल बजाई गई, तो जब बेल बजाएगी तो स्लाइवा आया। अब बेल भी ट्रिगर रिस्पॉन्स कर रही है, मतलब पहले तो खाली फूड को देख के ही स्लाइवा रिलीज़ हो रहा था, लेकिन अब क्योंकि डॉग को पता लग गया कि जब बेल बजेगी और उसको खाना मिलेगा तो उसने उस टाइम भी क्या स्लाइवा रिलीज़ करना शुरू कर दिया। मतलब जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं क्लास का, टीचर का नाम सुनते स्टूडेंट सीरियस हो जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही। अब ये पूरी कहानी पढ़ने के बाद ना हमें कुछ टर्म्स को समझना होगा, जैसे कि फूड और स्लाइवा, या एक होता है यूसीएस। यूसीएस होता है अनकंडीशन स्टिमुलस, वो था हमारा फूड। फिर आता है यूसीआर अनकंडीशन रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स क्या था, रिस्पॉन्स था कि उसने क्या रिलीज़ करा, स्लाइवा रिलीज़ करा था। फिर आता है सीएस कंडीशन स्टिमुलस। कंडीशन स्टिमुलस हो गया हमारी बेल की, जब भी बेल बजेगी तो स्लाइवा रिलीज़ होने लग गया था बाद में, कुछ टाइम बाद जब बहुत ज़्यादा उसको ट्रेनिंग दे दी गई थी। तो ये जो बिना खाने के भी बेल बजने के बाद भी जो उसने स्लाइवा रिलीज़ करा था, दैट वाज कंडीशन रिस्पॉन्स। तो अब हम पढ़ेंगे फिनोमेना ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग, कि ये कैसे हम इसको यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला होता है इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस। जितना स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स जनरेट होगा, मतलब ये जो इंटेंसिटी है ये आपस में इंटरलिंक्ड है। फिर आ जाता है कि हमारा सेकंड रेनफोर्समेंट, मतलब रिस्पॉन्स स्ट्रेंथन होता है रिपीटिशन से। मतलब जितनी बार आपने ये जो प्रैक्टिकल है बार बार रिपीट किया था, रेनफोर्समेंट की थी, उतना ज़्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स आपको जनरेट होकर मिलेगा। मतलब अगर टीचर बार बार प्रेज करती है बच्चों की तो वो मोटिवेटेड फील करते हैं, लाइक दैट। फिर आता है हमारा थर्ड स्टिमुलस स्टिमुलाई, मतलब स्टिमुलाई एक साथ प्रेजेंट होने चाहिए, जैसे राइट, इसको हम बोलते हैं स्टिमुलस। जैसे ये हो गया एक नेसेसरी कंडीशन स्टिमुलेट करने के लिए दोनों का साइमल्टेनियसली वहाँ पर प्रेजेंट होना ज़रूरी है। अगर फॉर एग्जांपल बहुत टाइम बाद ऐसे बीच में एक्सपेरिमेंट में हो जाता है कि खाना तो मिल रहा है पर बेल नहीं बज रही, या बेल बज रही है पर खाना नहीं मिल रहा, तो डॉग की जो कंडीशनिंग है वो सही नहीं होएगी। तो दोनों का एक साथ होना बहुत ज़रूरी है उसकी कंडीशनिंग होने के लिए। फोर्थ आता है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का मतलब है अगर बहुत टाइम तक ये जो बेल बजती रहे और खाना ना मिले तो वो जो उसकी कंडीशनिंग हुई थी वो एक्सटेंड हो जाती है, वो जो प्रोसेस उसको सिखाया गया था वो ख़त्म हो जाता है। फिर आता है स्पॉन्टेनियस रिकवरी, मतलब रिस्पॉन्स कुछ टाइम के बाद वापस आ सकता है। मतलब जैसे एक होता है ना कि ओल्ड बैड हैबिट ब्रेक होने के बाद कभी कभी वापस आ जाती है, बिल्कुल वैसे ही कि ज़रूरी नहीं कि ये जो डॉग को बेल के साथ कंडीशन हमने करना सिखाया है वो लाइफ टाइम तक रहे। कई बार ऐसा होता है कि वो नहीं भी रिस्पॉन्ड करता, या फिर वो जो भी है उसको सिखाया गया था वो उस पर रिकवर कर जाता है, इसलिए। फिर आता है इनहिबिशन। इनहिबिशन क्या आता है, नया स्टिमुलस लर्न करने को डिस्टर्ब करता है। मतलब जैसे अगर बीच में कुछ और इंट्रोड्यूस किया जाए तो ये जो उसकी कंडीशनिंग का प्रोसेस होता है ये डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए हमने जब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करा था रीड करना, वहाँ पर मैंने स्पेशल अंडरलाइन करा था साउंड प्रूफ रूम में करवाया गया था, क्योंकि अगर और कोई नॉइस डॉग सुनता तो क्या होता, वो उस खाने को उस दूसरी नॉइस के साथ कनेक्ट कर लेता, बेल के साथ कनेक्ट ना करता। फिर आता है जनरलाइजेशन, मतलब सिमिलर स्टिमुलस सिमिलर रिस्पॉन्स, कि अगर डॉग को बेल जैसी ही आवाज़ आती तो तब भी वो सेम रिस्पॉन्स ही देता। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि अगर स्टिमुलाई जो होते मिलते जुलते होते हैं तो रिस्पॉन्स फिर भी आ ही जाता है। फिर आता है डिस्क्रिमिनेशन, मतलब स्टूडेंट डिफरेंट समझने लग जाता है। मतलब पावलो ने ये जो जनरलाइज करा था, उन्होंने क्या पढ़ा था, डॉग डेवलप अ कैपेसिटी टू डिस्क्रिमिनेट, मतलब उसने दो चीज़ों के बीच में फ़र्क करना सीख लिया था, और उसकी जितनी ज़्यादा ट्रेनिंग अच्छी होगी उतना ज़्यादा वो डिस्क्रिमिनेट करना सीख जाएगा। यहाँ पर भेदभाव वाले डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं हो रही, दो चीज़ों के बीच में डिफरेंस बताने की बात हो रही है। फिर नाइन्थ आ जाता है मोटिवेशन। मोटिवेशन लर्निंग को अफेक्ट करता है, मतलब जितना कंडीशन मोटिवेशन ज़्यादा होगी उतना कंडीशनिंग का रिस्पॉन्स होगा वो अच्छा होगा। जो टेंथ पॉइंट है वो है रिपीटिशन, मतलब रिपीटिशन से कंडीशनिंग स्ट्रांग होती है। मतलब जैसे डेली रिवीजन से जो मेमोरी शार्प हो जाती है, बिल्कुल उसलिए ये प्रोसेस बार बार रिपीट किया जाए, बेल को रिंगिंग करवाया जाए बार बार, तो ये जो कंडीशनिंग है स्ट्रांग हो जाती है। अच्छा, इसके अंदर कुछ फैक्टर्स भी है और क्रिटिसिज्म भी है। क्रिटिसिज्म में आ गया, सॉरी,
क्रिटिसिज्म के अंदर कुछ पॉइंट्स थे कि इस थ्योरी के अंदर कि ये काफ़ी अनसक्सेसफुल हो गई थी हायर थॉट्स को एक्सप्लेन करने में, ये वॉलेंट्री एक्टिविटीज़ को एक्सप्लेन करने में अनसक्सेसफुल हो गई थी, ये थॉट प्रोसेस की बात नहीं करी थी, इसने रेडीनेस और रिपीटेडनेस के बारे में बात नहीं करी, इसने बाकी एनवायरनमेंट फैक्टर की बात नहीं करी, और ये भी नहीं बताया कि ये जो लर्निंग है ये टेम्परेरी है, जैसे हमने डिस्कस करा था कि अगर बहुत टाइम तक ये एक्टिविटी रिपीट ना की जाए तो उसके अंदर रिकवरी हो जाती है, वो भूल जाता है। और ये कि बच्चों और एनिमल्स पे ज़्यादा अप्लाई होती है, नॉर्मल बड़े बच्चों पे इतनी अप्लाई नहीं होती। अब हम पढ़ेंगे फैक्टर्स के बारे में, जैसे कि रिलेशनशिप ऑफ टाइम विद स्टिमुलाई। मतलब स्टिमुलाई प्रॉपर टाइमिंग से प्रेजेंट होना चाहिए, अगर वो प्रॉपर टाइमिंग नहीं होगा तो ये जो नेचुरल स्टिमुलस है वो प्रोड्यूस नहीं होगा। तो ये जो फूड और रिंगिंग ऑफ बेल है ना, एक इनके बीच के अंदर जो टाइम गैप होना चाहिए वो एक पर्टिकुलर फिक्स होना चाहिए। जैसे कि एक्सप्लेनेशन के तुरंत बाद एग्जांपल देना, अगर आपने कुछ चीज़ एक्सप्लेन कर दी बच्चे को और उसको एग्जांपल नहीं दिया और फिर 10 मिनट बाद एग्जांपल दिया, तो वो तो एक्सप्लेनेशन अब तक भूल ही चुका होगा, राइट। बिल्कुल इसी तरह दोनों चीज़ों का जैसे होना यहाँ पर साथ था, तो इधर भी सेम चीज़ अप्लाई होती है। अब है इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलाई। जितना स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस है उतनी बेटर लर्निंग होगी। मतलब फूड जो है बहुत स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस है, और बार बार उसके साथ बेल बजाओगे तो ये स्टिमुलस और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, वो और अच्छे से बेल को जो है एसोसिएट कर पाएगा। अगर इनमें से कोई एक स्टिमुलस भी सही नहीं होगा तो वो ज़्यादा टेंशन पे नहीं कर पाएगा और कोई भी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस नहीं होगा। फिर होता है रेपिटेशन मतलब बार बार एक्सपोजर से जैसे लर्निंग स्ट्रॉन्ग होती है, उसी तरह हमने बार बार ये एक्सपेरिमेंट करना है ताकि जो डॉग है उसका माइंड कंडीशन हो जाए, उस हिसाब से बैठ जाए कि हर बार बेल बजने पे क्या करना है। फिर आता है हमारा फोर्थ पॉइंट, दैट इज़ कंट्रोल एनवायरनमेंट। अब यहाँ पर जो होता है ये होता है डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर यहाँ पर डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा ना तो लर्निंग नहीं हो पाएगी, इसलिए एनवायरनमेंट किसी भी तरह की ऑब्स्टेकल नॉइज से दूर होना चाहिए। फिर आता है आर्टिफिशियल स्टिमुलस, मतलब आर्टिफिशियल स्टिमुलस को भी स्ट्रॉन्ग बनाना ज़रूरी है। जैसे कि अगर रिपीटेड नेचुरल स्टिमुलस के साथ अगर हम कोई दूसरा स्टिमुलस कनेक्ट कर दें, मतलब दो नॉइज़ को लिंक कर दें, तो डॉग जो है दोनों नॉइज़ को लिंक करने, दोनों को ही जो है स्टिमुलाई की तरह मान लेगा। फिर आता है मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। हेल्दी होना बहुत ज़्यादा बेटर है। अगर डॉग जो है उसकी हेल्थ नहीं होती तो उसका इंटरेस्ट ही नहीं होता फूड में, तो सलाइवा भी प्रोड्यूस नहीं होता, चाहे बेल बजे या ना बजे। तो इसलिए जो फिजिकल और मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। मतलब जैसे डॉग को सिखाने के लिए डॉग की हेल्थ सही होनी चाहिए, उस तरह बच्चे को भी अगर कुछ आपने लर्निंग की हैबिट डलवानी है तो उसकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों ही बेटर होनी चाहिए। फिर आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रायल्स, कि प्रैक्टिस प्रॉपर इंटरवल पे होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 दिन लगातार प्रैक्टिस हो तो फिर 3 दिन प्रैक्टिस ही ना हो। तो लॉन्ग और शॉर्ट टाइम पीरियड जैसे भी हो, हम एक पर्टिकुलर टाइम और एक फिक्स टाइम के ऊपर लर्निंग करनी चाहिए। फिर आता है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अनकंडीशनिंग स्टिमुलस। मतलब स्टिमुलस मीनिंगफुल होना चाहिए, मतलब उसके अंदर एक क्वालिटी होनी चाहिए ताकि वो जो है पॉजिटिव कंडीशनिंग हो सके, जो डॉग है या कोई भी एनिमल है वो उसको सही से आइडेंटिफाई कर सके। फिर आता है इंडिविजुअल डिफरेंस। जैसे हमें पता है हर स्टूडेंट डिफरेंट होता है, वैसे ही हर एक एनिमल या हर एक ऑर्गेनिज्म का जो व्यू पॉइंट होगा, एटीट्यूड होगा उस कंडीशनिंग की तरफ, वो डिफरेंट ही होगा। अब हम आ जाते हैं कंपोनेंट ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। तो हमने 2 कंपोनेंट्स पढ़े थे, एक हो गया आपका अनकंडीशनल स्टिमुलस और एक हो गया आपका अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। स्टिमुलस क्या हो गया यहाँ पर, यहाँ जिसके कारण जो है डॉग के माउथ में स्लाइवा आया, तो यहाँ पर कौन है, फूड हमारा स्टिमुलस है। और रिस्पॉन्स में क्या रिलीज़ हुआ, स्लाइवा हुआ, तो यहाँ पर स्लाइवा क्या हो गया, हमारा रिस्पॉन्स हो गया। ये 2 चीज़ें हमें पता लग गई, एक अनकंडीशनल स्टिमुलस होता है, एक अनकंडीशनल रिस्पॉन्स होता है। हम बात करते हैं एजुकेशनल इम्प्लीकेशन की, मतलब एजुकेशन के अंदर हम इस थ्योरी को कैसे डेवलप कर सकते हैं या कैसे देख सकते हैं। तो सबसे पहला डेवलपमेंट ऑफ गुड हैबिट। अगर हम बार बार इम्पोर्टेंस दें इस कंडीशन की थ्योरी को तो एक डिसिप्लिन की आ जाती है। जैसे हम बार बार जो है बच्चों को अगर डांटेंगे तो उन्हें पता लग जाएगा ये चीज़ बुरी है, और धीरे धीरे हम उनकी बैड हैबिट्स को रिमूव कर पाएंगे। और रिवॉर्ड और पनिशमेंट की स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करके अच्छी चीज़ करने पे उनको रिवॉर्ड देंगे, बुरी चीज़ करने पे पनिशमेंट देंगे, तो उनकी कंडीशनिंग हो जाएगी क्या सही है क्या गलत है, तो उसके बाद वो बैड हैबिट यानी कि गलत चीज़ें नहीं करेंगे। फिर सेकेंड आता है हेल्पफुल इन लैंग्वेज लर्निंग। मतलब क्योंकि इसके अंदर बार बार रिपीटिशन की बात हुई है और लैंग्वेज के अंदर भी क्या होता है, थिंकिंग की बात होती है, रिपीटिशन की बात होती है। मतलब जितना ज़्यादा आप किसी चीज़ को रिपीट करोगे उतनी ज़्यादा बेटरमेंट होएगी, और स्पेशली लैंग्वेजेस सब्जेक्ट में आप जितना रिपीट करोगे उतनी आपकी जो फ्लुएंसी है उस लैंग्वेज के अंदर बनती है।
फिर थर्ड है रिपीटिशन एंड कंडीशनिंग। यहाँ पर फिर से यही आ गया कि प्रैक्टिस से ही लर्निंग ईजी होएगी। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको ईजी लगने लग जाएगा एजुकेशन। फिर आता है मोटिवेशन ऑफ द स्टूडेंट, कि रिवॉर्ड से मोटिवेशन इंक्रीज होता है। जैसे फूड देखने पे सलाइवा रिलीज हुआ तो उसको खाने को मिला, तो मतलब उसने उस प्रोसेस के अंदर पार्टिसिपेट करा डॉग ने। इसलिए हमेशा रिवॉर्ड देने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं ताकि मोटिवेशन रहे और ये जो लर्निंग टीचिंग प्रोसेस है ना ये चलता रहे ये। फिर आता है हेल्पफुल एंड डिसिप्लिन, मतलब कंडीशनिंग से डिसिप्लिन क्रिएट होती है। क्लासिकल कंडीशन डिसिप्लिन स्कूल के अंदर स्पेशली क्रिएट करता है, स्टूडेंट को हेल्प करता है इस थ्योरी में। मतलब उनके अंदर एक सेंस डेवलप हो जाती है क्या चीज़ सही है क्या चीज़ नहीं है, क्या किस चीज़ से पनिशमेंट मिलेगी और किस चीज़ से उनको रिवॉर्ड मिलेगा। फिर आता है हेल्पफुल एंड एडजस्टमेंट, मतलब स्टूडेंट एनवायरनमेंट के साथ कैसे एडजस्ट करता है, उसको धीरे धीरे सोशलाइजेशन सिखाई जाती है और एडजस्टमेंट करवाई जाती है एनवायरनमेंट के साथ। और इससे एलिमिनेशन ऑफ फियर भी होता है। मतलब अगर हम फियर को पॉजिटिव किसी पॉजिटिव चीज़ के साथ एसोसिएट कर देंगे तो उसका ये जो फियर होता है काफ़ी रिड्यूस हो जाता है। जैसे मैथ्स को अगर हम गेम्स के साथ एसोसिएट कर दें तो बच्चे के अंदर वो जो मैथ्स का डर होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो हम इससे जो डर है वो हटा सकते हैं। फिर हम पढ़ेंगे एलिमिनेशन ऑफ सुपरस्टिशन, कि जो सुपरस्टिशन होते हैं यानी कि जो रॉन्ग बिलीव्स होते हैं उसको हम इरेडिकेट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। लर्निंग को काफ़ी एक ऑमनियस मान सकते हैं। हम इसके अंदर कल्चर डेवलप कर सकते हैं, हम बुरी हैबिट्स को एलिमिनेट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, हम पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप कर सकते हैं और इमोशन इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट क्रिटिसिज्म भी था, लेकिन अगर हम देखें तो कंडीशनिंग हमें ये समझाती है कि लर्निंग सिर्फ पढ़ने से नहीं, एसोसिएशन, एनवायरनमेंट और रिपीटिशन से भी होती है। अगर इसको टीचर समझ के अप्लाई करे तो क्लासरूम लर्निंग ऑटोमेटिकली इफेक्टिव हो जाए। तो इस वीडियो के अंदर हमने पावलोस के एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करी थी। नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे स्किनर के एक्सपेरिमेंट जो है ओपनेंट कंडीशनिंग के बारे में। थैंक यू।